अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को इमरान खान ने खुद ही हल करना है। इस हवाले से कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के रास्ते में दो बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। पहली रुकावट यह है कि मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी नहीं है। अगर कानून फाल हो जाए तो खान साहिब फौरी रिहा हो सकते हैं। दूसरी रुकावट इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी मसला है जो खान साहिब ने खुद हल करना है। इस मामले में उनके पास कोई इख्तियार नहीं। एक तरफ इमरान खान की वफादारी का दम भरने वाले अली अमीन गंडापुर इस मसले की अहम तशखीस करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसको अगर एक जुमले में बोला जाए तो यूं कहा जा सकता है कि इमरान खान मुफाहमत का हर रास्ता बंद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट करते हुए हाजिरी तो असम्बली में लगाई मगर अवामी असम्बली पार्लियामेंट के बाहर लगाई। अरकान ने हाजिरी के बाद वॉकआउट किया और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए। असद कैसर ने मौजूदा ऐवान को गैर कानूनी करार दिया, जबकि आमिर डोगर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पार्टी को सियासी स्पेस नहीं मिल रही, अराकीन नाअहल करार दिए गए और आवाज़ दबाई जा रही है। इसीलिए आइंदा कौमी असम्बली इजलासों के साथ साथ मतवाजी अवामी असम्बली मुनक़िद की जाएगी। दिलचस्प पहलू यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया और इंदिया दिया कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई वापस इन कमेटियों में शामिल हो। इसके बरक्स इमरान खान ने जेल से ही पार्टी रहनुमाओं को ज़िमनी इंतखाबात से बाहर रहने और कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत कर रखी है, जिससे जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ बज़ाहिर अपनी मज़ाहमती हिकमत अमली पर कायम है। यूं पीटीआई एक तरफ पार्लियामेंट की रुकनीत बरकरार रखते हुए हाजिरी लगाती है ताकि तकनीकी तौर पर अपनी नशस्तें बचा सके, जबकि दूसरी तरफ एहतजाज और बॉयकॉट के जरिए ये तासुर देना चाहती है कि वो मौजूदा सियासी और पार्लिमानी ढांचे को कबूल करने पर आमादा नहीं। ये दोहरा रवैया पार्टी को वक्ती तौर पर सियासी दबाव डालने का मौका देता है, लेकिन तवील मुद्दती एतबार से सवाल यह है कि क्या इस हिकमत अमली से वो कौमी सियासत में अपनी जगह मजीद कमज़ोर नहीं कर रही? क्या इमरान खान वाकई पार्लिमानी सियासत और मुफाहमत के तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं और अपनी जमात को मुकम्मल मुजाहिमत की तरफ ले जा रहे हैं? क्या फिर यह हिकमत अमली महज ताकत का मुजाहिरा और एक तरह का दबाव है ताकि आने वाले दिनों में फिर से बारगेन की बेहतर को सके? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ गंडापुर की तशखीस और हल, दूसरी तरफ इस्तीफों और बाइकॉट की सियासत। क्या इमरान खान मसला हल कर रहे हैं या निज़ाम से बाहर होकर मजीद उलझा रहे हैं? हसन निसार साहब। आयशा, देखें वो क्या कहते हैं, जहां और है शाही का जहां और मतलब इसका बेसिकली क्या है कि इंसान ही नहीं, बाकी मैं बाद में आता हूँ, इंसान अपनी उफ्तादे तबा का असीर यानी कैदी होता है। मेरी एक तरबियत है, मेरा एक मिजाज है, फलाना है, ढमकाना है, ऐसे ही आपका और बाकी सब दोस्तों का। हत्ता कि यही फार्मूला अप्लाई होता है जानवरों पे भी। शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। अच्छा, घोड़ा मेरा फेवरेट तरीन जानवर है, रखे भी हैं, वो गोश्त नहीं खा सकता, वो घास खाएगा। मजबूरियां होती हैं इंसानों का, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है मसला। और इस बात का फैसला जो आपने सवाल किया है वो कोई दानिश्वर दे सकता है या कोई नजूमी दे सकता है। मेरे नज़दीक ये फैसला वक्त करेगा, जो बहुत दूर नहीं है, कि इमरान खान मसला हल कर रहे हैं या मज़ीद उलझा रहे हैं। और एक बात आपकी सब दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हल होने या मज़ीद उलझने की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। सही, अपनी अपनी डेफिनेशन है। वो जितना ज़र्फ होता है, जितना ज़हन होता है, उसके मुताबिक है। हसन निसार साहब, बतौर सियासी लीडर इमरान खान का एक माजी है, मुल्क में सियासत की भी एक तारीख है। कुछ ना कुछ तो आपका पॉलिटिकल एनालिसिस होगा। अभी तक नजर नहीं आ रहा पीटीआई को कुछ उस तरीके से मिल पाया जो उनके फायदे में जा रहा हो। अगर आप खुद सताई ना समझें इसको, तो मैं समझता हूं कि मैंने इस सवाल का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया है।
चलें, आपका एनालिसिस हो। हम लठमार तरीके से बात करने के आदमी। ठीक हो गया, ठीक है। ज़ैगम साहब, कौमी असम्बली का बाइकआउट, कायमा कमेटियों से इस्तीफे, फिर अपनी अवामी असम्बली का इनेकाद, इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त अमल कर रहे हैं। मुफाहिमत का हर दरवाज़ा बंद करने की आपको एक हकीकी कोशिश लगती है या दबाव बढ़ाकर बारगेन करने की पुरानी हिकमत अमली? देखिए, हिकमत अमलियों के दरमियान में हमें कुछ तजाद नज़र आ रहा है। मुझे पहले तो बहुत ही मायूसी हुई कि महमूद गजनवी ऐसे बोल रहा है जैसे वो याहिया बरमकी हो। देखिए, याहिया बरमकी हारून रशीद का वज़ीर बातदबीर था, जिसने हारून से ज़्यादा ताकतवर होने की कोशिश की और हारून ने फिर उसको चीर फाड़ के रख दिया। हमें तो ये बताया था गंडापुर साहब ने कि 17 हमले किए जाएंगे इस्लामाबाद पे और 17 हमलों के ज़रिए से रिहा करवाया जाएगा इमरान खान को। अभी तो सिर्फ 2 हमले हुए थे, 15 रहते थे। वो तीसरा 90 दिन का चैलेंज भी दिया था उन्होंने, मैं उसके दोबारा आने को 90 दिन का चैलेंज भी दिया था। देखिए, तो वो रास्ता जो मुजाहिमत वाला रास्ता था उसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। सॉफ्ट अंदाज में उसको हम मुजाहिमत का रास्ता कह देते हैं। जो पसंदीदा रास्ता है पीटीआई के टाइगर्स का, उसकी तरफ तो इशारा ही नहीं किया। वो कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं कि उनके बाहर आने में जो रुकावट है आइन और कानून की अमलदारी है। बिल्कुल ठीक है, हमारे सियासी रहनुमा जब कैद होते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ की वजह से कैद नहीं होते, उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसला हल नहीं हो रहा और वो हल करना इमरान खान का अपना काम है। यहाँ पर बज़ाहिर वो लग रहा है कि कुछ मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन था कि मज़ाहिमत के ज़रिए से छुड़वाना है, और जिस ऑप्शन में वो आते हुए खुद गायब हो जाया करते थे, और मज़ीद इमरान खान जब बार बार उनको कहते थे जी, और इमरान खान जिसका कहते थे कि आप आए बाहर निकलें, वो तो अब भी कह रहे हैं, बार बार वो तहरीकों का कह रहे हैं। और जब उन्होंने तहरीकों का कहा तो पीक करने की बजाय उन्होंने कहा जी 90 दिन पे चला गया। अब वो 90 दिन भी किधर गए? कुछ इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने मज़ाहिमत की किसी तहरीक में। अब ये लगता है बज़ाहिर कि अपने आप को इस तीसरे ऑप्शन से, जो मज़ाहिमत का ऑप्शन है, जिसके वो सुर्खेल थे, जिसकी वो सबसे बड़ी वॉइस थे, क्योंकि जाहिर है उनकी जो शख्सियत है और उनका जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जिस तरीके की वो शानदार गुफ्तगू कर सकते हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, दबंग गुफ्तगू करते हैं, फिर वो एक दबंग ओहदे पर है। देखिए, वो पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम सूबे के वज़ीर आला हैं और उस वज़ीर आला के तौर पर भी बहुत सा गुस्सा, बहुत सा नखरा दिखा सकते हैं। तो उसकी बजाय वो बिल्कुल उधर चले गए हैं जहाँ पे वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को और अपने आप को इस तीसरे ऑप्शन से, मज़ाहिमत के ऑप्शन से वो अलग थलग रखना चाहते हैं। और इस मरहले पर जाने के लिए जब भी उन्हें धक्का दिया जाता है तो वो इधर उधर हो जाते हैं। एक बात हम और भी भूल गए थे, वो बात बजट की भी है जी। इमरान खान बजट को भी इस्तेमाल करना चाहते थे, लिवरेज करना चाहते थे अपनी रिहाई के लिए, मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उसमें भी वो एक तरफ हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे बजट पास कर दिया। उन पर बहुत शदीद तनकीद पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से भी हुई थी, टाइगर्स की तरफ से भी हुई थी। तो अब बात तो उनकी ठीक है, जो हल है वो इमरान खान साहब के पास है, लेकिन इमरान खान जो हल बता रहे हैं, जो हल चाह रहे हैं, उस पर पीटीआई चलना नहीं चाह रही। कहते भी हैं कि इमरान खान जो कहेंगे वही होगा, लेकिन इमरान खान जो कहते हैं वो ये सब लोग करते भी नहीं हैं। ज़ैगम साहब, ये जो एक उन्होंने अवामी असेंबली तसलसल से चलाने की बात की है, छोटी सी बात ही ले लेते हैं, क्या ये चलाने की सलाहियत भी पीटीआई के पास है या ये भी वक्ती नारा साबित हो? कह रहे हैं कि हम पैरेलल अपनी अवामी असेंबली चलाएंगे पार्लियामेंट के बाद, ये काम ही कर लेंगे क्या? देखिए, ये तो एक बहुत मासूम सा प्रोटेस्ट है ना। अच्छी बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो समझ रहे हैं उनकी हक तलफी हो रही है। जिस तरीके से स्पीकर साहब ने उनको निकाल बाहर किया है उनके नुमाइंदों को, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं था कि इधर से अदालत का फैसला हुआ और साथ ही उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। मगर हाजिरी वो स्पीकर साहब के पास ही लगा रहे हैं, तरीका नहीं था। और जी जाहिर है वो मेंबर हैं, स्पीकर साहब के पास ही लगानी है ना। तो ये तो एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का एक तरीका है कि वो बाहर असेंबली लगा के बैठना चाहते हैं। ये तो पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट है, ये पहले भी होता रहा है, पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि तसलसल से चला पाने की सलाहियत है पीटीआई में?
नहीं, इसको चलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना जी। पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएंगे, जब बैठेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी असेंबली है, ठीक हो। इस प्रोटेस्ट को कौन रोक सकता है? लेकिन इससे असर क्या पड़ता है? बात यह है कि इमरान खान जैसी मुजाहिमत कह रहे हैं कि वो मुजाहिमत करो और उस मुजाहिमत की बुनियाद पर हमारे पास वो बार्गेनिंग पोजीशन आए कि हम अपनी टर्म्स पर मुज़ाकरात कर सकें, उन टर्म्स पर नहीं जिनको इमरान खान एक शर्मनाक टर्म समझ रहे हैं और जिन टर्म्स पर पीटीआई सख्त नाराज है, उस बात को सुनने को तैयार नहीं है। अगर उन टर्म्स पर मुज़ाकरात नहीं करने, पीटीआई की टर्म्स से मुज़ाकरात करने हैं, तो उसका तो सिर्फ ही एक रास्ता है कि जिस मुजाहिमत का कहते हैं उस मुजाहिमत को करें। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, क्या इमरान खान के सख्त गिर अहकामात पार्टी को एक मजबूत कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी दे पा रहे हैं या अंदरूनी इख्तिलाफात या इंटरनल रिफ्ट्स को वो मजीद भड़का रहे हैं? देखिए, हमारे जो तज्ज़िये होते हैं ना, ये रिपोर्ट्स की बुनियाद पे होते हैं, और रिपोर्ट्स कितनी क्रेडिबल हैं इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम सिर्फ बहुत सारी सोर्सेज को देखते हैं और उससे हम देखते हैं कि अच्छा क्या क्या वो हो सकता है पॉसिबिलिटी। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छा उन्होंने या उनके पास इस चीज़ का हल है, तो ये कैसे तय हुआ कि उनके पास इस चीज़ का हल है? ये किसने कहा कि उनके पास इस चीज़ का हल है? हाँ, अली अमीन तो कह रहे हैं जी, ये तो कह रहे हैं, अली अमीन कह रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, और बड़ी हद तक बात अपनी शायद अपनी टेल भी क्लियर कर रहे हैं, अपने आप को उससे बरी जिम्मा भी दे रहे हैं कि मैंने जो जितना कर सकता था मैंने किया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सूबा चलाऊं, और अब मामला इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, यही उनकी स्टेटमेंट है, इसका यही मतलब लिया जा सकता है। अब उसके अलावा रिपोर्ट्स क्या है? उसके अलावा रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गालिबन किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात मामलात को तय करने की एक कोशिश की गई, जिसका अरसा जो था शायद कुछ लोग कहते हैं 1 साल, कुछ लोग कहते हैं 6 से 8 महीने चला, यानी उसके अंदर कोशिश की गई कि मामले को किसी तरीके से हल की तरफ ले जाया जाए दोनों तरफ से, अगर ये दो फरीक हैं जिस तरीके से अली अमीन कहता है। और वहां पे बात 35 से चलती हुई 5 पे आई, और 5 से चलती हुई फिर 3.5 पे हल हो गई, और 3.5 के बाद 1.5 का मसला रह गया। अब वो 1.5 क्या है, 35 क्या है, 3 क्या है, इसका हमारे पास कोई किसी किस्म का रिपोर्ट नहीं है, यानी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो 1.5 अगर कोई रह गई चीज तो फिर वो ऐसी थी जिसको इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी अगर मसला हल होता हुआ नजर आ रहा था तो वो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन थी जिसको वो मानने को तैयार नहीं था। वो क्या है हमें उसका नहीं अंदाजा, शायद हम अपना एक क्या कहते हैं क्यापे लगा सकते हैं, शायद उसका ताल्लुक इससे हो कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी, ये हो इससे हो कि इस हुकूमत को कितने साल और चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मुमकिन है कि ये चीज़ें हों, हमें कोई हतमी बात हम नहीं कह सकते। अब अगर ये सिचुएशन है कि उसको ये पता है एज ए पोलिटिकल पार्टी लीडर कि ये मामलात नहीं हो सकते, तो फिर वो जो भी कहे, चाहे वो पार्टियों से अपनी वो जो कमेटियां हैं उनसे इस्तीफे देते हैं, या वो एक अवामी सियासत लगाते हैं, या कुछ और करते हैं। 2.5 साल इस मुल्क के अंदर एक पीडीएम की हुकूमत चली, जिसके अंदर के काफी देर तक ये हुकूमत, ये पीटीआई वाले लोग शामिल नहीं थे। क्या उसमें मुल्क ने डिफॉल्ट से नहीं बची? मुल्क डिफॉल्ट से बचा ना, कोई छोटी अचीवमेंट है वो। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों के पार्लियामेंट में होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जो निज़ाम चल रहा है, क्या वो निज़ाम डिलीवर कर सकता है या नहीं, उसने आपको डिफॉल्ट से बचा के रख दिया, जबकि पीटीआई के सारे लोग अपनी रेजिग्नेशन दे के बाहर पार्लियामेंट से बैठे हुए थे। तो इसलिए ये सेन का बाहर खड़े होना एक उलझाने से ताल्लुक रखता है, मैं तो नहीं समझता कि उलझाने से ताल्लुक रखता है। हाँ, एक सियासी अमल है, ये मानना पड़ेगा कि सियासी अमल है या नहीं है। और अगर ये सियासी अमल है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में पहले भी बहुत मरतबा हुआ है, और अगर ये सियासी अमल है तो ठीक है, सियासी अमल की हद तक इसको में मान लेना चाहिए कि उसका असर क्या पड़ेगा, जीरो, जिल्च। लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही सियासी जमातें अपने आप को जिंदा रखती हैं। तो इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि अगर इमरान खान ने ये रास्ता निकला है। मुझे अली अमीन के कहने पे और इमरान खान की स्ट्रेटजी पे ये एक ही तरफ, एक ही सिलसिले की कड़ी लगती है, मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, इसलिए तफरीक मैं इसमें नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात की जाए, बाजी में भी ऐसी हिकमत अमलियां अपनाई जाती रही, जैसे ऊपर बात हुई, पीटीआई की लीडरशिप ने आज ये कहा कि कारकुनों पर दबाव है, गिरफ्तारियां हैं, अलीमा खान के बेटे जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात हैं। क्या ये सारी सिचुएशन पीटीआई को ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तरफ लेके जा रही है कि वो इतना स्ट्रिक्ट होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, या उनके पास स्ट्रेटेजी ऑप्शन ही ये सिर्फ मौजूद है? नहीं, क्या ऐसा हो गया जो माजी में नहीं हो रहा था? मेरे 2 बेटे जो आए, उनकी गिरफ्तारी की वजह से सारा सिस्टम में लपेट दिया जाए,
क्या बच्चों वाली बातें हम करते हैं। पार्टी का परचम जब लहराते हैं स्टेडियम के अंदर और नारे लगवाते हैं तो वो क्या है? वो सियासत नहीं कर रहे। किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? इस्तीफे देते हैं। किस चीज़ के इस्तीफे देते हैं? तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं। मैंने तो शायद 1-2 प्रोग्राम पहले ये कहा था इस्तीफे दे के बाहर चले जाएं ताकि एक बहुत ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि हुकूमत को पार्लियामेंट की तादाद पूरी करने के लिए कम से कम 91-92 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करवाने पड़े। ये है पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप तनख्वाहें भी लें, आप तनकीद भी करें, आप पूरे के पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब भी करते रहें और फिर भी कहेंगे हम सियासत में नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं मानी जा रही। जब आपको कहा जाता है कि पार्लियामेंट में बात करो तब उसमें आप तैयार नहीं हैं। आप असल में चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात एक दोस्त ने कही कि डिफ़ॉल्ट से आगे बात चली गई है, निकल आया है। आज आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। कौन सी बैनुल-अक़वामी ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हम मौजूद नहीं हैं? कौन से ऐसे बैनुल-अक़वामी मामलात हैं जिसमें हमारी शमूलियत नहीं है? इसी थोड़े से अरसे में हमने अपने दुश्मन के साथ जो मुकाबला किया वो आपके सामने नहीं है। मैं क्या बात करना चाह रहे हैं? मैंने इसमें कहना कि दूसरी तरफ इस्तीफों और बाइकाट की बात है। क्या इमरान खान मसला हल कर रहे हैं या निज़ाम से बाहर होकर मजीद उलझा रहे हैं? वो इसको मजीद उलझा रहे हैं, उलझाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि निज़ाम चले। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है। आपके ख्याल में क्या वो तलखी को कंटेन रखे हुए हैं, कंटेन करके रखे कि उसके तलखी के गिर्द सब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम घूमता रहे? काम नहीं करना चाह रहे या इसी तलखी के साथ प्ले अप करना चाह रहे हैं? इस तलखी के साथ वो प्ले अप करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, उनका ख्याल है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती रहे ताकि कोई भी गैर मुल्की इमदाद ना आए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आगे को जाने का रास्ता जो हुकूमत ने। अगर आप लोग खुद कह रहे हैं सब चीज़ें तो हो रही हैं साथ साथ, तो मैं तो मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये मैं तो कह रहा हूँ कि देखें उनके पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। इफ़ दे आर सीरियस, रिज़ाइन फ्रॉम द असेंबलीज, गो फॉर द जनरल इलेक्शन। देखे 91 सीटें अगर खाली हों तो जनरल इलेक्शन ही है ना, मिनी जनरल इलेक्शन हो जाएगा। और आप क्योंकि ताकत में हैं, आवाम आपके साथ हैं, 80-90% लोग आपके साथ हैं, तो 90 सीटों के ऊपर धांधली करना तो नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो 90 सीटें खाली करोगे तो पंजाब की 107 सीटें ये भी खाली करोगे, तो ये सीटें जब खाली होंगी, इन पर जब इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन मिनी इलेक्शन ही होगा ना। यही चीज़ आप मांग रहे हो, लेकिन अपनी शराइत पे मांग रहे हो, वो नहीं हो सकता। इलेक्शन अगर आप चाहते हो तो इलेक्शन, ये है तरीका इलेक्शन करने का, करवाने का, और ये है तरीका हुकूमत को कहते हैं वो शतरंज की चाल में अपना मोड़ा आगे दिखाने का कि आओ बताओ तुम कहाँ खड़े हो। और यहीं पे पता लग जाएगा कि अवाम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, वो किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं। ठीक हो गया। ये ब्लैकमेलिंग बंद करें। इस तरह मुल्क कमज़ोर होता है। मुल्क कमज़ोर होने के साथ सारी कौम कमज़ोर होती है, अवाम कमज़ोर होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये कोई काम भी नहीं। गंडापुर ने जो तशखीस की और ख़ुद को बेल आउट किया, ये एक पॉलिटिकल जाविया है। एक और तशखीस ख्वाजा आसिफ साहब ने की और उन्होंने भी खुद को बेल आउट किया है। उस पर राय रखेंगे पैनल की इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ख्वाजा आसिफ के ताज़ा बयानात सैलाबी तबाही, देहातों और शहरों के डूबने, हुकूमती जिम्मेदारी के तयन को दिलचस्प मौजूए बहस बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने सड़कों की तबाही, नाक़िस मनसूबाबंदी और बेकाबू तामीरात को सैलाबी नुकसानात की असल वजह करार दिया। हत्ता के तंजिया अंदाज में कहा कि अंग्रेज़ के 200 साल पुराने पुल सलामत रहे, मगर हमारे मुहिब्बे वतन ठेकेदारों के पुल बह गए। बज़ाहिर उनका गुस्सा मकामी ठेकेदारों, ब्यूरोक्रेट्स पर है, लेकिन सवाल यह है कि आज जिस सियालकोट के डूबने का नोहा वो पढ़ रहे हैं, इस शहर की सियासत पर खुद ख्वाजा आसिफ की दहाइयों से मजबूत पकड़ रही है।
ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर माजी में ताकतवर सियासतदान रहे और ख्वाजा आसिफ खुद 7 मरतबा सियालकोट के अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। वजारत दिफा, वजारत खारजा और दीगर अहम मनासिब उनके पास रहे। वो मुल्क के तजर्बाकार सियासतदानों में शुमार होते हैं। ऐसे में क्या ये हकीकत फरामोश की जा सकती है कि सियालकोट के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलाबी सूरत हाल पर ख्वाजा आसिफ की अपनी कितनी जवाबदेही होनी चाहिए? बेकाबू तामीरात और तबाहाल मंसूबे सिर्फ एक हुकूमत या एक ठेकेदार की पैदावार नहीं, बल्कि दहाइयों की सियासी और इंतजामी गफलत का नतीजा है। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में मुसलसल कामयाब होकर भी अगर इस बर्बादी को ना रोक सकें तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर डाल देना आसान लेकिन काफ़ी हद तक गैर मुनसिफाना रवैया भी है। सवाल यह है कि सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं बल्कि हर बड़ी सियासी जमात में शामिल इन जैसे दीगर कदावर सियासतदान जो बरसों तक पार्लियामेंट में अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते रहे, आज इस तबाही से खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा कैसे करार दे सकते हैं? क्या आवाम को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि अगर इन तजर्बाकार सियासतदान भी शहर को सैलाब से नहीं बचा सके तो फिर इनकी सियासत का हासिल क्या है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल: सड़कों की तबाही, नाक़िस मनसूबाबंदी और बेकाबू तामीरात सैलाबी नुकसानात की बड़ी वजह। ख्वाजा आसिफ दुरुस्त तशख़ीस कर रहे हैं मगर चार्ज शीट किसे कर रहे हैं? निज़ाम को, हुकूमत को या अपने जैसे तजर्बाकार सियासतदान को? इससे पहले कि पैनल की तरफ जाऊं, कुछ देर पहले अब से एक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर रेलवे, उन्होंने कड़ी तनकीद की है, बिना नाम लिए इसी मामले पर गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि वज़ीर जो हैं किस कंट्रैक्टर की जुर्रत है वो अपने से मुतल्लिक कह रहे हैं कि रावलपिंडी में नाकिस काम करके अदायगी वसूल कर ले, मेरे ज़िले में ऐसा काम होता तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता। साथ ही वो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि आप फिर निज़ाम का हिस्सा क्यों हैं और निज़ाम पर तनकीद कर रहे हैं तो कुछ और करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वो इसमें यह भी कहते हैं कि अपने आधा किलो गोश्त हासिल करने के लिए पूरी भैंस ज़िबा करना कोई दानिशमंदी नहीं, ये मकसद सिर्फ अभी कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है शामिल करना था कि एक ही हुकूमत में 2 वज़रा और एक ही जमात का हिस्सा हैं और दोनों पुराने साथी भी हैं। तो सूरत हाल कहाँ है? हसन निसार साहब, ख्वाजा आसिफ दुरुस्त बात कह रहे हैं, चार्जशीट किसे कर रहे हैं? क्या खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपका इंट्रो बहुत भरपूर और बहुत खूबसूरत था। ये सारे के सारे जितने जवाबात मुमकिन हैं वो आपके इंट्रो में हैं। आपका सवाल जो है उससे पहले आपने हर चीज़ का जवाब दे दिया। एक बात। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ के बारे में की है वो ज़ाहिर है 100% दुरुस्त है, वो डोमिनेट कर रही थी आपके इंट्रो में। लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरी तरबियत ठीक नहीं हुई, मैं और तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो, ये सुनो कि क्या कह रहा है। इफ़ आई टेल माई सन्स स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और वो मुझे कहे बाबा आप तो सिगरेट पीते हो, तो ये उनकी तरबियत का नक्स होगा। बात ख्वाजा आसिफ ने ठीक की है लेकिन बहुत नामुकम्मल, बहुत अधूरी बात है। अब मैं हल्के से इशारे देता हूँ। सिर्फ सड़कों को मारो गोली ये तो बन जाती हैं, आपकी इक्तिसादियात से लेके अखलाकियात तक की तबाही उसका भी जिक्र करते। सड़कें बन जाती हैं, अखलाकियात किसी कौम के अंदर, डिसिप्लिन, ये वो, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सच्चाई, फलाना, ये खाला जी का बड़ा नहीं है। ये ब्रिज बनाने ना जो इनका काम है, शर और ज़र का, ये नहीं है। वो बड़े चैलेंजेस है। इक्तिसादियात रातों रात ना बनती है ना बिगड़ती है। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए उनका रोना रो। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के डरावने आफ्टर इफेक्ट्स पे नज़र रखें, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा है इस मुल्क में। ऐसा लीचड़ मौजूद है, बात नहीं कर रहा है। असल कहानी शुरू होनी है सैलाब के बाद। अच्छा, खानदानी आपने मनसूबाबंदी का जिक्र किया है। खानदानी मनसूबाबंदी से लेके बाकी हर किस्म की मनसूबाबंदी तक का एक ही हाल है। किस मनसूबाबंदी का ये बंदा रो रहा है? बात मैंने कहा अधूरी है लेकिन सच्ची है, सही हो, लेकिन बहुत अच्छा। आखिरी बात सुन ले, आइन से लेकर अवाम तक हर शय तजावजात की जद में है और हमारे यहाँ कहते हैं नाजायज तजावजात तो होती ही नाजायज हैं। अच्छा, और बेकाबू है तामीरात, तो इसका एक बहुत मामूली हिस्सा है। याद रखना, बड़ी से बड़ी चीज़ ताजमहल में यूं बन जाता है 10-12 साल में, कौम में नहीं बनती, 20 साल में बन जाएगा। अच्छा, रह गया ख्वाजा आसिफ, तो निज़ाम
किस किस को वो ब्लेम कर रहा है भूल गया। निजाम को, हुकूमत को, आपने पूछा सियासतदानों को, नहीं, इन तीनों के साथ साथ अवाम भी जिम्मेदार हैं। सही हो, जिन्होंने कभी शर की तरफ देखा और कभी जर की तरफ देखा। ठीक है इफ्तिखार साहब, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की बात की, आप भी बहुत सी ऐसी बात करते हैं, मगर हलकों में तरक्की के नाम पर भारी तरक्याती फंड्स लेने वाले वो MNAs हों या MPAs हों, अगर उनके इलाकों में ये सूरत हाल है तो वो बाकायदा जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि जो वो भारी फंड्स आते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? बिल्कुल जवाबदेह होनी चाहिए, और जो शरह थी वो 20% से बढ़ के 34% तक गालिबन हो गई है हिस्सेदारी में। और हम आज चार्जशीट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि उसने सच बोल दिया। इस सच में ज़रा वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी ज़रा शामिल कर लीजिए। ख्वाजा आसिफ तो कभी PC1 नहीं बनाता, ख्वाजा आसिफ तो टेंडरों के ऊपर साइन नहीं करता, वो तो उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करता। उसका कसूर ये है कि उसको ये करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया, और उसने अपनी इस नाकामी को तस्लीम कर लिया ये कह के कि 7 बार मुंतखब होकर असेंबली आने वाले सियासतदान को भी ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलाती है। जी बिल्कुल, हकीकत इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है। तो फिर वो क्या 7 दफ़ा जब ये इलेक्ट हो गया है, कुल टोटल इसकी कितने टाइम ये मेंबर रहा? गिनते जाएं 90 की दहाई से आप गिनिए ना, क्योंकि 7 की बात आप कर रहे हैं। बाबा जो बच्चा 14वें ग्रेड में नौकरी में आता है और रिटायर होता है, वो तो ऐसे कई ख्वाजा से भुगता देता है, और कई ऐसे अपना क्या नाम है हमारे जो दूसरे दोस्त रावलपिंडी से बोले उनको भुगता देता है। जब 20 से उनकी जमात चौथी बार सर फिर विफाक में है, फिर आप चेंज करें, पॉलिसी बनाएं, कवानीन बदलें। कवानीन तो हैं, सब कुछ इस मुल्क में है, नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि लोकल बॉडीज पे जाओ तो हम इसको बुरा मनाते हैं, लेकिन लोकल बॉडी में क्या होगा, ये जो 34% है हिस्सा ये कम हो सकता है, कम थोड़ा 20 से तो 34 पे गया ना इतने अरसे में। मतलब ये नहीं हमें बताना कि हिस्सा है, तो ये हाल हो गया, है। अब तो ये हाल हो गया कि जो लोग PC1 बनाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कराने वाले जो अदारे हैं, वो बुला के कहते हैं कि यार ये कम पैसे दे गए हैं, वापस तशरीफ लाइए, ये पैसे कुछ कम हैं, ये कुछ ज़्यादा देने चाहिए। निज़ाम कोलैप्स कर गया है। इट इज़ अ टोटल एडमिशन बाय ख्वाजा आसिफ के मौजूदा निज़ाम अब चलने के काबिल नहीं रहा। तो बताया जा रहा है निज़ाम को डिजिटाइज किया जा रहा है, ठेके देने से लेके किसी को कुछ और देना है तो एक डिजिटाइज तरीके से अब चीजें प्रोसेस हो रही हैं। ये क्या मतलब रिश्वत अब डिजिटाइज करके दोगे? नहीं सर, मेरिट की बात सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि निज़ाम और आगे जा रहा है। आप कह रही हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये सवाल ही गलत, मैं कहता हूँ मेरा सवाल ही गलत है। मैं बिल्कुल, देखिए आप अगर नहीं सुनना चाहती आपकी मर्जी है, ब्रेक लेनी है, नहीं आप ब्रेक पर जाना चाहती हैं, उस वक्त जब मुल्क ब्रेक पर जाना चाह रहा है, आपकी मर्जी है। ये भी मेरा कसूर है, आपकी मर्जी है। दहाइयों से जो पार्लियामेंट चला रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही, तो मेरे ब्रेक लेने पे आपको लग रहा है कि जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आज एक MNA उसकी हिमायत में बोल रहे हैं, एक MNA उसकी मुखालिफत में बोल रहे हैं, और एक ही जमात से दोनों हैं जिनकी दहाइयों की साथ सियासत है, दहाइयों की और हुकूमतों में रहे हैं जमातें, और अब वो कहें जो निजाम कौन कितने किलो गोश्त खाना जा रहा है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब चला रहे हैं, उनकी बात ना करना। ब्रेक के बाद शहजाद साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हम कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के ऊपर कि वो दुरुस्त तशखीस कर रहे हैं मसले की, मगर चार्जशीट किसे कर रहे हैं। शहजाद साहब, 7 बार असेंबली में आने वाले इंतखाब जीत के अवामी नुमाइंदे बन के ख्वाजा आसिफ आज मजलूम बनकर खड़े हो सकते हैं, जवाबदेही से बच सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि 1985 में शायद गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब पहली मरतबा असेंबली में आए थे। 40 साल हो गए, पूरे 40 साल। अब इन पूरे 40 सालों की जो जिम्मेदारी है ख्वाजा साहब पे भी डाली जा सकती है, लेकिन उससे पहले सवाल पूछना लाजमी बनता है कि ख्वाजा साहब का अपना कंट्रोल सियालकोट पे कितना रहा है इस पीरियड के दौरान। यानी ये क्या वो कुल वो थे, उसके वारिस थे, उसके फैसला कुन थे, फैसला साज थे, या कुछ और लोग भी शामिल थे, और उनका किस हद तक काम चलता था। दूसरा एक और नज़रिया जिसे देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि क्या ये वो गॉडफादर थे कि सियालकोट में जब कुछ भी किसी ने कुछ करना होता है तो सब कुछ जो अहकामात, जो फाइनल डिसीजन है वो इनके पास जाता है, जिसका कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक निज़ाम के अंदर एक तरीका है कि अच्छा
उसको इतना दो और उससे जो काम करवाना है करवा लो। और मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा साहब इस तरह के शख्स हैं, लेकिन बाहर सूरत आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। असल में हमारी सियासत बेरहम है, बेरहम सियासत है, ना लायक भी है, बेरहम भी है, ना लायक भी है। और मेरा ख्याल में एहसास से मुबर्रा है, क्योंकि अगर एहसास होता, लायक होती और जिम्मेदार होती तो उसको पता होता कि मुल्क और अपने शहर के लिए बेहतर चीज़ क्या है और कैसे इसको लेके चलना है। मैं ख्वाजा आसिफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ और बाकी बहुत सारे जिनका पिछले 40 साल से ताल्लुक है और उससे पहले भी, जो कि शहरों की प्लानिंग करते हैं, उनके ऊपर डेवलपमेंट का निज़ाम बनाते हैं। हमारे यहाँ कितनी जोनिंग, कितने शहरों में जोनिंग हुई, जोनिंग तो तकरीबन हर जगह पे है, पूरे मुल्क की जोनिंग नहीं है तो होनी चाहिए। उस जोनिंग के अंदर तजावुज़ात की जाती हैं। ये होता है कि हाँ ये ज़रूरी ज़मीन है लेकिन इसके अंदर कॉलोनियाँ बना लो, वो तजावुज़ात है, बुनियाद वहाँ से शुरू होती है। तो अब कोई ना कोई तो उसकी जिम्मेदारी किसी को उठानी चाहिए, और ये ज़ाहिर सियासी हुकूमतें हैं जिनको कि ये जो फैसले देती हैं। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना सियासी हुकूमतों का अमल है, और अगर ये नहीं कर पाई और ब्यूरोक्रेसी एक मुँह जोर घोड़े की तरह अपनी जिम्मेदारी का अपने मर्जी करती जा रही है, तो फिर भी इन्हीं की नालायकी, इन्हीं का फेलियर, क्योंकि कहते हैं कि दैट इज़ वेयर जिम्मेदारी आके ठहरती है, द बक स्टॉप्स। अच्छा, विजनलेस सियासत इस वजह से कि ना कोई कभी सोचा किसी चीज के बारे में, ना फ्लड्स के बारे में सोचा, ना किसी और। 3 चीजें आपने गिनवाई, सड़कों की तबाही, नाकिस मनसूबाबंदी, बेकाबू तामीरात। मैं कहता हूं कि नाकिस मनसूबाबंदी को मनसूबाबंदी में तामीर बदल जाना चाहिए। मैंने एक जोनिंग का जिक्र किया, कैसे हमें शहरों को आबाद करना है, कैसे हमने रास्ते, अर्बन फ्लडिंग का हमने रास्ता कैसे साफ करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए, उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए, सीवरेज का निजाम क्या होना चाहिए। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ मैं कहता हूं कि ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बन जाती हैं, और जोर इन पे जो सड़कें टूटी हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, जोर इस पे लगाएं कि पानी के ज़खायर हम इस मुल्क में कितने तामीर कर सकते हैं। ये हुकूमत आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे जब हमें लेक्चर देते हैं तो हम उनसे सिर्फ एक ही तमन्ना और एक ही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमें लेक्चर ना दीजिए, आप करने वाले हैं, यू आर दी प्राइम अथॉरिटी इन दिस कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव। आप हमारे जो पानी के ज़खायर हैं उनके ऊपर एक प्लान बना जाइए जो कि अगले 20, 30, 40 साल के लिए इस मुल्क को बचा के रखे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, क्या सियालकोट और दूसरे शहरों की तबाही महज कुदरती आफत है या दहाइयों की सियासी आफत का नतीजा है? देखिए आशा, पहले तो मैं इफ्तिखार साहब को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था शायद सियासतदान जो हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, और जो 70 अरब रुपए का अपने लिए उन्होंने बजट रखा है पार्लिमानी प्रोजेक्ट्स का, वो सिर्फ खिदमत खल्क का रखा है, उसमें से 1 पैसा भी ये लोग नहीं लेंगे। और जो सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म है वो समा के इस पैनल की जिम्मेदारी है या फैसल मस्जिद के इमाम ने करनी है, वो सियासतदानों ने, असम्बली ने नहीं करनी। देखें, यही ख्वाजा साहब हैं, जब इनकी सीट जा रही थी तो जनरल बाजवा को फ़ोन करके सीट बचवा ली थी ना इन्होंने। बिल्कुल ऐसा। क्या वो मामूली कारनामा है? सियालकोट के मालिक हैं आप, और आज से नहीं, दहाइयों से आप मालिक हैं। अब आगे चलते हैं। आयशा, 2005 में जब ज़लज़ला आया था, आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन सी इमारतें गिरी थी और सबसे कम कौन सी इमारतें गिरी थी? 7000 स्कूल गिरे थे, कोई स्कूल खड़ा नहीं बचा था। 17,000 बच्चे अपने स्कूलों के मलबे में दब के मर गए थे। यह था क्वालिटी ऑफ स्कूल्स का। बाकी इमारतें बहुत सी खड़ी थी, और सबसे कम कौन सी इमारतें गिरी थी? मसाजिद। क्यों? ख्वाजा साहब ने फरमाया है कि हमारे शहर में 1 करोड़ में स्कूल का एक कमरा बन रहा है। सियालकोट में जाके पूछें, वहां 1 करोड़ की मस्जिद जब बनती है तो वो कैसी बनती है, सही हो, कितनी आलीशान बनती है, कितने कमरे। इसलिए कि जो स्कूल का 1 करोड़ रुपया होता है उस कमरे का, उसमें से 30 लाख लग रहे होते हैं। मस्जिद पर जो 1 करोड़ होता है वो 1 करोड़ पूरे का पूरा लग रहा होता है। तो ये मामला सिर्फ सिविल सर्वेंट्स का नहीं है, ये गठजोड़ है, हिस्सा सियासतदानों का भी है। और इस काम को जिसने रोकना है, जिसने सिस्टम को ठीक करना है, वो सियासतदान है। हमने अकाउंटेबल सबसे पहले सियासतदानों को बनाना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि वो डिजास्टर को सह सके। ठीक हो गया। वो मामूली डिजास्टर को सहने के भी काबिल नहीं है, और उसके नीचे सबसे गरीब लोग फंस के मरते हैं, बच्चे मरते हैं, आम लोगों का नुकसान होता है। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।